तो आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि भ्रूणपोष क्या होता है, उसका परिवर्धन कैसे होता है। भ्रूणपोष के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जानकारी ले लिया था। इसके पहले हम लोग भ्रूणकोश के बारे में पढ़े थे, एम्ब्रियो सेक के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष के बारे में, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज का संरचना कैसे होता है, और उसके बाद सबसे लास्ट में यदि टाइम रहा तो हम लोग पढ़ेंगे फल एवं उसके प्रकार। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले भ्रूणपोष क्या होता है, ठीक है, इसका परिवर्धन कैसे होता है। ध्यान से सुनो, जब हम लोग बीजांड का स्ट्रक्चर बनाए थे, याद करो बीजांड का जब स्ट्रक्चर चल रहा था, ठीक है, तो इस तरीके से मान लो हम लोग एक बीजांड बनाते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे इस तरीके से था। इसके अंदर ये आपका क्या था, सेल था, ठीक है। कितना सेल था ये, 7, कितना 7, और टोटल कितना केंद्रक था आपका 8। क्लियर है। ये वाला बीच वाले क्या बोलते थे हम लोग, पोलर न्यूक्लियाई, क्या बोलते थे, पोलर न्यूक्लियाई, याद आया। और ये यहाँ पास का क्या था, एक सेल था, क्या था, एक सेल था। यहाँ पास एक मेल गैमिट आया, यहाँ पास एक मेल गैमिट आया, क्लियर है ना। तो यहाँ पास हुआ है क्या, ट्रिपल फ्यूजन, 2n से क्या बन गया, ये 3n बन गया था, क्या बन गया था, 3n। और ये जो था, ठीक है, यहाँ पास एक मेल और एक क्या है, एक सेल जो कि फीमेल क्या है, गेमिट है, दोनों मिले और ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर दिए, जायगोट का। किसका निर्माण कर दिए थे, जायगोट का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ये जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, तो ये जो 3n स्ट्रक्चर बना था, ठीक है, इसको हम लोग बोले थे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्या बोले, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्या बोले थे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो कोशिका है, ठीक है ना, ये जो पूरा कोशिका है, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्लियर है ना, उस सेल के अंदर ही उसका क्या है, न्यूक्लियस है। असल में क्या होता है, जब निषेचन होता है तो ये जो सहायक कोशिका रहता है वो नष्ट होने लगता है। निषेचन के पश्चात ये जो सहायक कोशिकाएं रहती हैं वो क्या होने लगती हैं, नष्ट होने लगती है। ये जो एंटीपोडल सेल है वो भी क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है। मेनली कितना कोशिका बचता है आपका, केवल और केवल 2। ध्यान से समझने का कोशिश करो। ये है आपका एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक में टोटल कितना सेल था, याद करो, 7 सेल था। कितना सेल था, 7 सेल था। यहाँ तक समझ आया था। अब ये 7 सेल में से ध्यान से समझना, 7 सेल में से तो ये एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और ये 7वां। 7 सेल में कितना केंद्रक, 8 केंद्रक। अब इसमें से क्या बोल रहा हूँ, एक नर युग्मक आया, नर युग्मक, एक नर युग्मक यहाँ पास और एक नर युग्मक यहाँ पास। तो यहाँ पास 2n और एक n आया मेल गैमेट, तो ये क्या बन गया, 3n, क्या बन गया, 3n। और ये क्या बन गया, 2n, क्या बन गया, 2n। ये जो 2n संरचना है, जो एक सेल और एक मेल गैमेट से मिलकर बना है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जायगोट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जायगोट। यहाँ तक क्लियर है। और जैसे ही जायगोट बनता है तो ये जो अगल बगल का कोशिका है ना, ये दोनों कोशिका क्या होने लग जाता है, नष्ट। क्या होने लग जाता है, नष्ट। और यहाँ पास केवल और केवल एक कोशिका बचा। क्लियर है ना, जो कि ऐसा क्या कितने भागों में डिवाइड होगा, 2 भागों में, 2 सेल स्टेज में रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, जायगोट। और यहाँ पास जो ये 3n स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये वाला जो भाग है, ये सब कोशिकाएं भी, एंटीपोडल सेल भी क्या होने लग जाता है, नष्ट। क्लियर है। और ये जो पूरा टोटल सेल है, अब बचा जो हमारा क्या टोटल सेल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा, अब इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ये जो प्रॉपर हमारा, अब ध्यान से समझना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसको बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष बोल रहा हूँ अब, कोशिका। यानी कि ये जो डेवलपमेंट होते रहेगा, जायगोट ही इन फ्यूचर आगे जाकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। तो इस एम्ब्रियो को पोषण देने का काम करेगा ये वाला जो कोशिका है वो। समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ रहा है। अभी हम लोग जितना भी पढ़ेंगे वो है सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। बताया था ना कि फर्टिलाइजेशन को कितने इवेंट में बांटते हैं हम लोग, 3। एक तो प्री फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में याद करो गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का स्ट्रक्चर वगैरह पढ़े थे। उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन इवेंट में वही पढ़े, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। और उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला जो है आपका एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस, कि भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। और साथ ही साथ पढ़ेंगे ये जो भ्रूणपोष है उसका परिवर्धन कैसे होता है। ये जो हमारा भ्रूणपोष है उसका परिवर्धन कैसे होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है। और उसके बाद फल का निर्माण कैसे होता है, इन सभी को
एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अच्छा, आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक बता देता हूँ, ठीक है। तुलनात्मक अयोग्यता किसे कहते हैं? तुलनात्मक अयोग्यता, अयोग्यता, ठीक है ना, या अनिषेक जन्यता, अनिषेक जन्यता, छोटा सा टॉपिक है, ध्यान समझना। परागण का क्रिया हो गया, परागण का क्रिया होने के बाद मान लो कोई भी कारण से यदि निषेचन का प्रक्रिया नहीं होता, मतलब यहाँ पास तक तो आया तुम्हारा ये स्टिग्मा स्टाइल, और ये क्या हो गया, ओवरी, यहाँ क्या है, ओव्यूल है, क्या है, ओव्यूल, यहाँ परागकण आ गया। परागकण आने के बाद भी यदि यहाँ तक ये पोलन ट्यूब का निर्माण नहीं करता, निषेचन नहीं करता, तो कोई भी रीजन रहे ना, अब इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है, ध्यान से समझना। यानी परागण की क्रिया संपादित होने के बाद भी मान लो किन्हीं कारण से, ठीक है, निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती, तो उसको हम लोग बोलते हैं तुलनात्मक अयोग्यता या अनिषेक जन्यता। क्या बोलते हैं? तुलनात्मक अयोग्यता या अनिषेक जन्यता। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं? परागण की क्रिया पश्चात क्रिया हो जाने के बाद भी यदि निषेचन नहीं होता, क्लियर है ना, अब उसका कारण कोई भी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुलनात्मक अयोग्यता या अनिषेक जन्यता। तो सबसे पहले हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़े थे उसका कंक्लूजन आपको समझ आया कि नहीं? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर क्या रहता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रहता है, केंद्रक जी, जो कि कैसा प्रकृति का रहता है? 3n। और ये जो जाइगोट बना है वो कौन से है? प्रकृति का द्विगुणित है, 2n है, क्या है? 2n। अब इसमें कैसे, किस तरीका से कोशिका विभाजन होता होगा, समझ आ रहा है? अच्छा, यहाँ पास देखो, ये वाला जो भाग है ना, ये माइक्रोपाइलेंडस साइड है, कौन सा साइड है? माइक्रोपाइलेंड। और ये वाला कौन सा भाग है? चलाजा। कौन सा भाग है? चलाजा। एक बार आजा आजा चलाजा, ठीक है, ऐसे करके याद रखना। अब मान लो मैं इसको ऐसे पूरा घुमा दूँ, तो इसको पूरा घुमा दूंगा तो ऊपर साइड वाला क्या हो जाएगा? माइक्रोपाइलेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइक्रोपाइल। और ये वाला भाग क्या हो जाएगा? चलाजा, क्या हो जाएगा? चलाजा। और ये क्या है तुम्हारा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और यहाँ पास क्या है आपका? जाइगोट। क्या हो गया? जाइगोट। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? तो हम लोग जब अब अध्ययन करेंगे तो माइक्रोपाइल एंड कहाँ है? ऊपर की ओर। जो एनसीईआरटी के डायग्राम दिए है ना, एनसीईआरटी के डायग्राम में माइक्रोपाइल एंड कहाँ है आपका? ऊपर की ओर है, क्लियर है? और चलाजा एंड कहाँ है? नीचे। अब ध्यान से देखना, ये जो जाइगोट रहेगा वो विभाजित होगा, क्या होगा? विभाजित होगा। और विभाजित होकर के नीचे जो भ्रूणपोष है, नीचे आकर के ये जो हमारा क्या है? भ्रूणपोष, उसमें आकर धसेगा, क्या होगा? धसेगा। कैसे कैसे होगा? पढ़ते हैं पहले। यहाँ तक समझ आया है कि नहीं? ये यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ें क्या? देखो, सबसे पहले हम लोगों का टॉपिक है, हेडिंग डालो, भ्रूणपोष एवं उसका परिवर्धन। भ्रूणपोष एवं उसका परिवर्धन, ठीक है, भ्रूणपोष एवं उसका परिवर्धन, ध्यान देना, भ्रूणपोष एवं उसका परिवर्धन, ठीक है। सबसे पहले भ्रूणपोष किसे कहते हैं इसको जानते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे कि जो बीजांड का संरचना रहता है उसमें क्या होता है? आपका भ्रूणकोष होता है, ठीक है, एम्ब्रियो सेक होता है। एम्ब्रियो सेक में कितना सेल होता है? टोटल 7 सेल होता है। कितना सेल होता है आपका? 7 सेल। 7 सेल में टोटल कितना केंद्रक होता है आपका? 8 केंद्रक। अब उसमें से क्या होता है? एक निषेचन के समय एक नर युग्मक आता है एक सेल के पास, और एक नर युग्मक आता है कहाँ? आपके सेंट्रल सेल के पास, क्लियर है ना? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके कारण, ठीक है, यहाँ पास का जो सहायक कोशिका रहता है वो नष्ट हो जाता है, और यहाँ पास बन जाता है क्या? जाइगोट। क्या बन जाता है? जाइगोट। ये तीनों एंटीपोडल सेल भी डिजनरेट हो जाता है, लिख देता हूँ मैं, एंटीपोडल सेल नष्ट होने लग गया, डिजनरेट, ठीक है। ये सिनर्जिट कोशिका है वो भी क्या हो गया? डिजनरेट हो गया, नष्ट होने लग गया, ठीक है। और यहाँ पास ये क्या बन गया? 1 2 3 केंद्रक आ गया, यहाँ पास 2, तो ये एक 2n संरचना बना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जाइगोट। क्या बोल रहे हैं? जाइगोट। और ये जो पूरा सेल है इसको बोल रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। और यहाँ पास जो केंद्रक है 3 ठोक, इसको बोल रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं भ्रूणपोष, ठीक है ना, एंडोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। जो कि क्या करता है? इस जाइगोट को जब तक अंकुरन नहीं होगा तब तक इसको क्या देगा? पोषण देगा। क्या देगा? पोषण देगा जाइगोट से, क्योंकि क्या बनेगा? भ्रूण, और भ्रूण को भी तो क्या चाहिए? खाना। तो भ्रूण को जो पोषण देता है उसको बोलते हैं भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? ये क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो भ्रूणपोष होता है वो कितने प्रकार का होता है? इसका परिवर्धन होने के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है? मेनली 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का?
3 प्रकार का। याद करो हम लोग भ्रूणकोश पढ़े थे, उसका भी परिवर्धन कितने प्रकार का होता था? 3 प्रकार का। और वैसे ही भ्रूणपोष का भी परिवर्धन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सबसे पहला प्रकार है जो सबसे फेमस है, ठीक है ना, सबसे पहला प्रकार, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या आपका, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर भ्रूणपोष, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ध्यान से समझना, जैसे कि ध्यान से समझना, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है? ये हमारा एक भ्रूणपोष बना है, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पास क्या है आपका? जायगोट है। क्या है? जायगोट। अब यहाँ पास कितना केंद्रक है? 3। इसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस होगा, जितना बार माइटोसिस होना रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। और माइटोसिस होने के बाद यहाँ पास क्या हो जाएगा? बहुत सारा केंद्रक बन जाएगा। बहुत सारा क्या बन जाए रहेगा? ऐसा केंद्रक बन जाए रहेगा। कोशिका विभाजन नहीं होता, जितना केंद्रक विभाजन इसको करना रहेगा, ध्यान से समझना, मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है। क्या होता है इसमें? मुक्त केंद्रकीय विभाजन। मुक्त केंद्रकीय विभाजन मतलब लगातार पहले केंद्रक विभाजन होगा और सबसे लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो सबसे लास्ट में एक साथ, ठीक है ना, अंत में एक साथ क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि ये एक कोशिका है, कितना केंद्रक बना? 2 केंद्रक। 2 केंद्रक जैसे ही बनेगा फिर फट से क्या हो जाएगा? ये 2 भागों में ऐसे डिवाइड हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। क्लियर है ना? ऐसे पढ़ते ना, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर क्या हो जाता है? साइटोकाइनेसिस हो जाता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? लगातार पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। 3 है, ठीक है ना, 3 केंद्रक, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ऐसे बढ़ते जाएगा, लगातार होगा कैरियोकाइनेसिस। और सबसे लास्ट में फिर क्या करेंगे? साइटोकाइनेसिस करेंगे। मतलब सबसे लास्ट में ऐसा बहुत सारा फिर सेल बनेगा, सबसे लास्ट में होगा ये। समझ आया? ये इस तरीके से सेल सबसे लास्ट में बनेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्लियर है ना? सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाने वाला एंजियोस्पर्म में यही है। इसी प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। 99% जितना भी तुम लोग अभी पढ़ोगे, ठीक है, एंजियोस्पर्म में यही पाया जाता है। कौन सा वाला? फ्री न्यूक्लियर, मुक्त केंद्र की। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है एंजियोस्पर्म में, या आवृत्तबीजी पादपों में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है? तो क्या लिखोगे? मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष। मतलब ऐसा समझो कि तुम लोग लगातार खाना खाते गए खाते गए खाते गए और सबसे लास्ट में पानी पिए। समझ आ रहा है कि नहीं? लगातार खाना खाए खाए खाए, क्लियर है, और लास्ट में पानी पिए। ऐसा ही समझो कि लगातार क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस होते गया होते गया होते गया, और सबसे लास्ट में क्या किया है? साइटोकाइनेसिस किया है। क्या किया है? साइटोकाइनेसिस। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, नारियल का जो पानी रहता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। देखो, नारियल का जो पानी रहता है ना, ठीक है, वो रहता है आपका क्या? तरल भ्रूणपोष। क्या होता है? तरल भ्रूणपोष। क्लियर है ना? नारियल का जो पानी रहता है वो होता है कि आपका तरल भ्रूणपोष। और जब नारियल पानी खत्म हो जाता है तो वाइट इडेबल जो पार्ट रहता है, कौन सा पार्ट होता है? जो वाइट इडेबल पार्ट, जिसको हम लोग खाते हैं जी, वाइट इडेबल पार्ट, वो होता है आपका कैसा भ्रूणपोष? कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या होता है? कोशिकीय भ्रूणपोष। मतलब जब हम नारियल खाते हैं, ठीक है, तो नारियल का फल नहीं खा रहे हैं, उसका किसको खाते हैं? भ्रूणपोष को खाते हैं। किसको खाते हैं? भ्रूणपोष को खाते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? पानी रहता है वो क्या रहता है? तरल भ्रूणपोष, लिक्विड एंडोस्पर्म। और ये जो रहता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? जल्दी देखो, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। हो गया? क्लियर है? आगे बढ़ जाए। पहला हो गया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा देखते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या पढ़ेंगे आप? कोशिकीय भ्रूणपोष, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। दूसरा है आपका क्या? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। कोशिकीय भ्रूणपोष असल में होता क्या है? ये है, यहाँ पास क्या है आपका? जायगोट है। क्लियर है ना? यहाँ ये क्या है आपका? प्राइमरी एंडोस्पर्मा न्यूक्लियस है। क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्मा न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है? जैसे ही माइटोसिस हुआ, माइटोसिस कर रहे हैं ना, मियोसिस नहीं, माइटोसिस, तो कैरियोकाइनेसिस जैसे होगा, कैरियोकाइनेसिस हुआ, कितना कोशिका बना? जैसे ये है, तो यहाँ पास से कितना कोशिका बन गया? 2 कोशिका बना। जैसे ही 2 कोशिका, देखो ये 3n वाला है, पहले से ही 3n, एक दूसरा कोशिका बनेगा, वो भी कैसा रहेगा? 3n। तो यहाँ पास तुरंत फिर कैरियोकाइनेसिस के बाद तुरंत हो जाएगा क्या आपका? साइटोकाइनेसिस। क्या हो जाएगा?
साइटोकाइनेसिस। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके बाद इसमें फिर से क्या होगा तुम्हारा, कैरियोकाइनेसिस होगा। उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, तुरंत साइटोकाइनेसिस। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। मतलब ये तो ऐसे ही है। तो 1 से कितना बन गया, 2, और ये 2 से कितना बन गया, 4। देखो ना, 1 था, 1 से कितना बना, 2, 2 से कितना बन गया, 4। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब ऐसा समझो कि उस वाले में क्या ऐसे उदाहरण दिया था, खाना खाया और सबसे लास्ट हम पानी पिए। मतलब लगातार केंद्र के विभाजन किया और लास्ट हम क्या किए, साइटोकाइनेसिस किए। इसमें कैसे करें, खाना खाए फिर पानी पिए, फिर खाना खाए फिर पानी पिए। समझ आ रहा है कि नहीं। ऐसा टाइप का समझो। मतलब तुरंत पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। क्लियर है ना। तो इस टाइप का भ्रूणपोष बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष। इसको बोलते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष। किस में पाया जाता है, गेमोपेटली वर्ग के पौधों में। घास वगैरह आता है ना, इसी में आता है गेमोपेटली वर्ग। ये वाला लगभग सभी एंजियोस्पर्म में ना। और ये वाला किस में आता है, गेमोपेटली वर्ग, जिसमें गेहूं और धान आते हैं। गेहूं और धान, गेहूं और धान जिस वर्ग के अंतर्गत आता है उसको बोलते हैं गेमोपेटली वर्ग। ठीक है ना। तो उसमें इस प्रकार का पाया जाता है। क्लियर है। पहले केंद्रक विभाजन, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन, फिर केंद्रक विभाजन, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन। यहाँ तक क्लियर है। कितना प्रकार का हम लोग भ्रूणपोष का परिवर्तन पढ़ लिए हैं अभी तक, 2 प्रकार का। तीसरा प्रकार का परिवर्तन देखते हैं। ठीक है। तीसरा है आपका माध्यमिक भ्रूणपोष। माध्यमिक भ्रूणपोष, ये उतना ज़्यादा एमपी नहीं है, माध्यमिक भ्रूणपोष। ठीक है। चलो, माध्यमिक भ्रूणपोष, इसको हम लोग एक इंग्लिश में नाम देते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है, ध्यान समझने का कोशिश करना। ये इस तरीके से है आपका। ठीक है। तो यहाँ पास क्या होगा, ये ऐसा, ये है आपका क्या, जायगोट है। तो इसमें क्या होगा, पहली बार तो क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। जैसे ही कैरियोकाइनेसिस होगा उसके जस्ट बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। मतलब होना ये चाहिए था, ध्यान से देखो, ये तो भ्रूण है। ठीक है। ऐसा समझो कि कैरियोकाइनेसिस हुआ तो एक 3N और ये दूसरा 3N, ऐसा बना। दोनों को बराबर भागों में बढ़ना चाहिए, लेकिन बराबर भागों में बढ़ता नहीं है, एक छोटा और एक बड़ा, ऐसा वाला हो जाता है। उसके बाद लगातार इसमें होता है क्या, केवल और केवल कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है, केवल और केवल कैरियोकाइनेसिस। समझ आ रहा है कि नहीं। लगातार क्या होगा आपका, कैरियोकाइनेसिस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। लगातार क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा आपका, बहुकेंद्र की हो जाएगा। मतलब ऐसे नीचे वाले में हो रहे हैं, मान लो, ऐसा समझो। तो इस तरीके से ऐसे क्लियर है ना। ऐसे पूरा कैरियोकाइनेसिस होगा, सॉरी, कैरियोकाइनेसिस होगा। मतलब बहुत सारा क्या बन जाएगा आपका, केंद्रक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, केंद्रक बन जाएगा। ऐसे समझ रहे हो। फिर जा करके लास्ट में क्या होगा आपका, साइटोकाइनेसिस। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। क्लियर है कि नहीं। उतना ज़्यादा एमपी नहीं है ये वाला पार्ट, एनसीईआरटी में है नहीं, तुम्हारे में है, इस कारण पढ़ाना पड़ रहा है। क्लियर है। तो 100 बात का एक बात इतना याद रखना है, ध्यान दो। सबसे पहला होता है आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है। जिसमें पहले क्या होता है, केवल और केवल कैरियोकाइनेसिस, और सबसे लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस। दूसरा होता है आपका कौन सा, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, जिसमें पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटो, फिर कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। इस तरीके से चलता है। तीसरा वाला है आपका हेलोबियल। ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं माध्यमिक भ्रूणपोष। इसमें क्या होता है, पहले तो एक बार पहले कैरियोकाइनेसिस होगा और एक कोशिका कितने कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा, 2, लेकिन दोनों के दोनों क्या होगा, असमान रूप से रहेगा। ठीक है ना। कैरियोकाइनेसिस हुआ और तुरंत साइटोकाइनेसिस हुआ, और दोनों कैसा है, असमान। अब क्या होगा, लगातार इसमें फ्री न्यूक्लियर होगा। क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। मतलब केवल और केवल क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। ठीक है ना। केवल और केवल क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। बहुत सारा केंद्रक बन गया। अब फिर सबसे लास्ट हम क्या करेंगे, साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस करके इसमें बहुत सारा क्या बना देंगे, ऐसे कोशिका भित्ति बन जाएगा जी। क्लियर है कि नहीं। इस तरीके से यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो ये है आपका कौन सा प्रकार का, हेलोबियल। और ये किस में पाया जाता है, वेलिस्नेरिया। कल बताया था मैं जिस प्लांट के बारे में, एपीहाइड्रोफिली था या हाइपोहाइड्रोफिली था, वेलिस्नेरिया ईपी था। क्या था, ईपी। हाइपोम तो एक ही ठग था ना, जोस्तेरा। याद आया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। वेलिस्नेरिया आ गया आपका। और जितने भी एक बीजपत्री पादप रहते हैं उसमें इसी प्रकार का पाया जाता है, एक बीजपत्री पादप में, एक बीजपत्री पादप में इसी प्रकार का।
यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। तो भ्रूणपोष क्या होता है जान डाले। उसके बाद भ्रूणपोष का परिवर्धन कितने प्रकार से होता है आपका, 3 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से, यहाँ तक भी जान डाले। अब हम लोग पढ़ेंगे भ्रूणपोष का क्या कार्य है, ये जो मैं भ्रूणपोष बना रहा हूँ उसका क्या काम है, ठीक है। चलो तो हेडिंग डालो, भ्रूणपोष के कार्य। भ्रूणपोष के कार्य मतलब ये है हमारा भ्रूणपोष। यहाँ पास क्या है, ये जायगोट, और ये क्या है, बहुत सारा ये आपका भ्रूणपोष है। ये क्या है, भ्रूणपोष। तो ये जो भ्रूणपोष है इसका क्या कार्य है, सबसे पहला कार्य क्या है, ठीक है। ये क्या होते हैं, पहला देखो ये पोषकीय ऊतक है, यानी पोषण प्रदान करते हैं, पोषकीय ऊतक है, ठीक है ना। न्यूट्रिटिव नेचर के रहते हैं। कौन से नेचर के रहते हैं, न्यूट्रिटिव नेचर के रहते हैं, क्लियर है ना। अच्छा, भ्रूणपोष जो रहता है, 1 मिनट रुकना ना, हाँ देखो भ्रूणपोष का काम क्या है, दूसरा काम देखो, जैसे ही यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, जैसे ही इसका जायगोट का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, तो जायगोट का मान लो मेरे को क्या कराना है, वृद्धि कराना है। क्या कराना है, वृद्धि। तो इसके वृद्धि में सहायता करता है, इसके वृद्धि में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। कैसे सहायता प्रदान कर रहे हैं, पोषण दे रहे हैं, और ये जायगोट उसको खा रहे हैं, समझ आ रहे हैं नहीं, उससे एनर्जी ले रहा है, क्लियर है। तो एक प्रकार से पोषण प्रदान कर रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तीसरा, पोषण भी जान डाले, भ्रूण के विकास पर भी नियंत्रण रखते हैं। तीसरा याद रखना, भ्रूण के विकास पर नियंत्रण रखता है। भ्रूण के विकास पर क्या रखता है, ये नियंत्रण रखता है। भ्रूण के विकास पर क्या रखता है, ये नियंत्रण रखता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया, क्लियर है। तो अब हम लोग सबसे पहले तो देखो, हम लोग क्या देखे थे कि ये जो तुम्हारा एम्ब्रियो सेक था उसमें कितना सेल था, 7 सेल था। 7 सेल, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और 8 केंद्रक था। यहाँ पास क्या हुआ, एक मेल गेमिट आया, यहाँ पास एक मेल गेमिट आया। जैसे ये मेल गेमिट आए तो यहाँ पास का ये तो सिनर्जिड वाला कहानी तो हट गया था, यानी कि यहाँ, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग किसको बोल रहे हैं, फ्री एंडोस्पर्म, ध्यान देना, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मतलब इसमें क्या होगा, जिसमें लगातार क्या होता है आपका, इस तरीके से क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। फिर लास्ट में क्या होता है आपका, ऐसे साइटोकाइनेसिस होता है। क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। समझ आया कि नहीं। यानी कि हम लोग यहाँ पास इसका परिवर्धन तो पढ़ डाले। अब ये वाला जो पार्ट है आपका, जो जायगोट है, इसका परिवर्धन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब एम्ब्रियो का निर्माण कैसे होता है। तो पहला पार्ट समझ आया कि नहीं। सेकेंड पार्ट हम लोग ये वाला है, तो इसका परिवर्धन कैसे होता है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूणोद्भवन, क्या बोलते हैं, भ्रूणोद्भवन, कि भ्रूण का उद्भवन कैसे होता है, उत्पत्ति कैसे होता है। ये तो जायगोट है जो कि 2 सेल स्टेज होता है, इससे किस तरीके से आपका भ्रूण बनता है, क्लियर है। तो हम लोग अब सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं किसके बारे में, एम्ब्रियोजेनेसिस। और एम्ब्रियोजेनेसिस में भी पहले पढ़ रहे हैं डाइकॉट का। डाइकॉट का मतलब द्विबीजपत्री बीज, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है। यहाँ तक क्लियर है। शुरुआत करें, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है। हम लोग कैसे पढ़े हैं, ध्यान दो। ये है तुम्हारा क्या, ये इधर माइक्रोपाइलेंड था, ये क्या था, माइक्रोपाइलेंड। और ये कौन सा था, चलाजा एंड। कौन सा था, चलाजा। और यहाँ पास क्या था आपका, जायगोट था। क्या था, जायगोट, क्लियर है। और ये क्या है आपका, एंडोस्पर्म। क्या है ये, एंडोस्पर्म। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, रोटेट, जैसे इसमें बताया हूँ उसके अनुसार ना। तो यहाँ पास ये आ गया आपका क्या, क्या हो गया, ये जायगोट हो गया। क्या हो गया, जायगोट। ये एरिया क्या है, माइक्रोपाइलेंड वाला एरिया है। ये एरिया कौन सा वाला है तुम्हारा, चलो बताओ, चलाजा एंड वाला है। कौन सा वाला है, चलाजा। और ये क्या है आपका, एंडोस्पर्म है। क्या है, एंडोस्पर्म, यानी कि भ्रूणपोष है। क्या है, भ्रूणपोष। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। अब ये जो तुम्हारा जायगोट है उसका ठीक है। तो होता क्या है, ये जो जायगोट है ना, ध्यान से समझना, माइक्रोपाइल एंड बोला हूँ, जायगोट यहीं पास है, माइक्रोपाइल एंड के साइड रहता है ना। अब ध्यान से समझने का कोशिश करना। इसमें होता है क्या, जायगोट में अनुप्रस्थ विभाजन होगा। क्या होगा, अनुप्रस्थ विभाजन। ये लॉन्गिट्यूडिनल वाला होता है और इस तरीके से करता हूँ उसको क्या बोलता हूँ, अनुप्रस्थ विभाजन। तो यहाँ अनुप्रस्थ विभाजन हुआ तो कितना सेल बन गया इसमें, 2 सेल। कितना सेल बन गया, 2 सेल। ये वाला जो सेल है जो माइक्रोपाइल के साइड है उसको हम लोग बोलेंगे बेसल सेल। क्या बोलेंगे, बेसल सेल, या इसी का नाम है सस्पेंसर सेल। क्या नाम है,
सस्पेंसर सेल, क्या बोलते हैं, सस्पेंसर सेल। और दूसरा ये वाला जो कोशिका बना, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एपिकल सेल, क्या बोलेंगे, एपिकल, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, सिरस्थम है, या फिर इसी को बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल सेल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। कितना सेल बना, दो प्रकार का सेल बना, एक तो बनता है बेसल सेल या सस्पेंसर सेल, और दूसरा बनता है क्या आपका एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब क्या होता है, ध्यान से समझना ना, अब ये जो तुम्हारा बेसल सेल है या सस्पेंसर सेल, ठीक है, इसमें लगातार विभाजन होगा। इसमें कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्लियर ना, लगातार इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और ये जो सस्पेंसर है ना, सस्पेंसर क्या होते जाएगा, लंबा होते जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा, और ये जो एम्ब्रियोनल सेल है, ये जो हमारा कौन सा सेल है, एम्ब्रियोनल सेल है। एम्ब्रियोनल सेल में क्या होगा, एम्ब्रियोनल सेल में भी लगातार क्या होगा, समसूत्री विभाजन। और एम्ब्रियोनल सेल जो है, ठीक है ना, ये जो सेल है उसको मैं निकाल करके दिखा रहा हूँ। एम्ब्रियोनल सेल पहले जैसे कि ये कितना, एक कोश की है तो कितना हो गया, 2 कोश की, समझने का कोशिश करना। फिर ये इस तरीके से होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। तो इस तरीके से ध्यान से समझना ना, कैसे बताऊँ तुम लोगों को। ये देखो, ये 1 2 3 और ये 4 5 6 ऐसे करके 8 सेल स्टेज बनाएगा। कितना सेल स्टेज, 8 सेल। क्लियर है ना, 8 सेल स्टेज बनाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो, क्या बोलेंगे, प्रो एम्ब्रियो। लगातार इसमें क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। क्या हुआ, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन से सबसे पहले क्या बना आपका, प्रो एम्ब्रियो। क्या बना, प्रो एम्ब्रियो। और ये जो प्रो एम्ब्रियो रहेगा वो पहले फिर बनाएगा क्या आपका, ऐसा इस तरीके से गोलाकार एम्ब्रियो। क्या बनाएगा, गोलाकार। क्लियर है ना, गोलाकार एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, ये बहुत सारा ऐसे सेल डिवाइड होते गए हैं। क्लियर है ना, गोलाकार, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। क्या बना देगा, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। अब ये जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो रहेगा उसमें थोड़ा सा और विभाजन होगा, हल्का सा इस टाइप से ना, ऐसे इसका एक वृद्धि होगा, इधर का एक वृद्धि होगा। तो ऐसे इस टाइप से एक ऐसा टाइप से सेल बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। और एक ऐसा दिख रहा है, हार्ट शेप दिख रहा है, तो ये बनता है आपका कौन सा शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो। क्या बनेगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो। क्या बनेगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा। और ये जो हार्ट शेप एम्ब्रियो है, ध्यान से समझना, ये जो हमारा हार्ट शेप एम्ब्रियो है अंततः अंत में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका एक मैच्योर एम्ब्रियो में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एक मैच्योर एम्ब्रियो में। ठीक है, फाइनली क्या बन जाएगा, आपका एक मैच्योर एम्ब्रियो। क्लियर है, इसका निर्माण करेगा एक मैच्योर एम्ब्रियो का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये वाला ध्यान दो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। इसमें क्या हुआ, चलाजा एंड था, इसको मैं रोटेट किया, रोटेट करके कैसे दिखाया, जो माइक्रोपाइल एंड वाला हिस्सा है, ठीक है, उसमें जो ये 2 अनुप्रस्थ विभाजन हुआ तो 2 सेल बना। एक तो बना बेसल सेल जिसको सस्पेंसर सेल बोलते हैं, नीचे में बना कौन सा सेल, एपिकल या एम्ब्रियोनल सेल। एम्ब्रियोनल सेल में समसूत्री विभाजन होते गया। सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है, दूसरा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, और सबसे लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो। कितना स्टेप में हुआ, 1 2 3 और ये 4 प्रकार का बनता है। चारों का क्रम पूछता है। क्लियर है ना, पहले ग्लोब्यूलर बनता है कि हार्ट से, तो पहले कौन बनता है, ग्लोब्यूलर। क्लियर है, और सबसे लास्ट में बनता है आपका मैच्योर एम्ब्रियो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ये जो सस्पेंसर सेल है, असल में अब इसको मैं प्रॉपर आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये इस तरीके से तो बन गया है, ठीक है, ये लगातार ऐसा एम्ब्रियो बना है। मतलब ये देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये ऐसा है, ये वाला सस्पेंसर सेल है, इसमें भी लगातार विभाजन होते गए है, बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसे 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 करके विभाजन होते गया होगा, और अंत में ये क्या किया, ऐसा इस टाइप से किसका निर्माण कर दिया, यहाँ पास ऐसे एम्ब्रियो का, जो कि कौन सा शेप है अभी आपका, हार्ट शेप है। कौन सा शेप है आपका, हार्ट शेप। इस तरीके से हार्ट शेप एम्ब्रियो का क्या कर दिया, ये निर्माण कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। इन ध्यान से समझना। इसके बाद सबसे लास्ट में क्या होता है, एक प्रॉपर मैच्योर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। प्रॉपर मैच्योर एम्ब्रियो किस तरीके से दिखता है, ध्यान से समझने का कोशिश करना। कैसे दिखेगा, 1 मिनट ना, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। पॉइंट थोड़ी छूट रहा है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, सबको समझ आया कि नहीं। सबसे पहले कौन सा एम्ब्रियो बनता है बताया हूँ मैं तुम लोगों को। सबसे पहले कौन सा एम्ब्रियो बनेगा बोला हूँ मैं, हाँ, सबसे पहले कैसे जी, प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद ग्लोब्यूलर, उसके बाद हार्ट शेप, उसके बाद हाँ
मैच्योर, कौन सा वाला बनेगा, मैच्योर एम्ब्रियो। क्या बनता है, मैच्योर एम्ब्रियो। जैसे कि इसका डायग्राम दिया है, देखो 1 मिनट देखो, ठीक है 1 मिनट ना, ये आपका एनसीईआरटी में इस टाइप का डायग्राम दिया था, ठीक है। ये देखो, ये इसको कैसे किए हैं, ध्यान से समझने का कोशिश करना ना, ध्यान दो इधर, ठीक है। फिर हम लोग और अच्छे से इसका डिटेल अध्ययन करेंगे। देखो ये यहाँ पास ध्यान दो ना, ये उल्टा बनाया है ना, ये हिस्सा जो है वो कौन सा वाला है, एंटीपोडल सेल। देखो डिजनरेट हो रहा है, डिजनरेटिंग एंटीपोडल सेल। और ये इधर का क्या है, सिनर्जिड सेल है, 2 ठो डिजनरेटिंग सिनर्जिड सेल। मतलब ये वाला हिस्सा क्या है, माइक्रोपाइल वाला हिस्सा है, और ये वाला उल्टा हो गया है, बोला हूँ ना मैं, ये वाला हिस्सा क्या है आपका, चलाजा एंड वाला है। कौन सा वाला, चलाजा एंड वाला। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यहाँ पास क्या है आपका, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जो कि 3N है। और इस सेल को क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC करके, क्लियर है ना। और यहाँ पास आपका जायगोट बन चुका है, ये जायगोट बन गया। अब असल में होता क्या है, ये जो जायगोट है, ठीक है, ये कितने सेल में डिवाइड होता है, 2 सेल में। ये जो ऊपर वाला सेल रहेगा, ठीक है ना, जो ऊपर वाला रहेगा उसको क्या बोलते हैं, बेसल सेल, क्या बोलते हैं, बेसल। और नीचे में रहता है उसको एपिकल, क्या बोलते हैं, एपिकल। यहाँ तक क्लियर है। और ये जो एपिकल सेल रहता है, इसी को ही हम लोग एक और नाम क्या दिए थे, यहाँ पास देखो, एम्ब्रियोनल सेल। क्या बोले थे, एम्ब्रियोनल सेल, क्लियर है ना। अब ये जो एम्ब्रियोनल सेल रहता है, ध्यान दो, ये जो बेसल सेल है इसी को सस्पेंसर सेल बोलते हैं। क्या बोला था, सस्पेंसर। इसमें लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होते गया है, देखो क्लियर है। और ये नीचे वाला है, उसमें सबसे पहले तो प्रो एम्ब्रियो बना होगा, उसके बाद कौन सा एम्ब्रियो बना, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। कौन सा बना, ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो जैसे ही बना, उसके जस्ट बाद कौन सा वाला बना है आपका, हार्ट शेप एम्ब्रियो। क्या बन गया, हार्ट शेप। क्लियर है कि नहीं, ये सस्पेंसर सेल है ना। अब ये देखो, ये पूरा प्रॉपर ये कहानी कैसे चल रहा है, ये ऐसा है ना, तो यहाँ पास से ध्यान देना ना, ये ऐसे करके धक्का दिया जा रहा है, ये पूरा तो यहाँ पास, ये तो पूरा क्या है आपका, ये तो पूरा भ्रूणपोष है। ये बताया था, ये क्या बन गया आपका, भ्रूणपोष बन गया है। तो भ्रूणपोष में धक्का किसको दिया जा रहा है, आपके एम्ब्रियो को। किसको धक्का दिया जा रहा है, एम्ब्रियो को, ताकि यहाँ से वो क्या प्राप्त कर सके, पोषण प्रदान कर सके। क्लियर है ना, पोषण प्राप्त कर सके। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब ये जब हो जाएगा तो एक प्रॉपर हमारा ये जो एक स्ट्रक्चर बनेगा, ये ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर बनेगा। और ये है आपका एक मैच्योर एम्ब्रियो। क्या है, मैच्योर एम्ब्रियो। अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, क्लियर है, किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मैच्योर एम्ब्रियो का, द्विबीजपत्री बीज का मैच्योर एम्ब्रियो। क्लियर है ना। तो ये एक मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, ध्यान देना ना। एक मिनट यार, ठीक है। एक प्रॉपर मैच्योर एम्ब्रियो का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे बताऊं, एकदम अच्छे से बन नहीं रहे मेरे से। ये वाला जो डायग्राम है ना, यही डायग्राम को बनाना है हम लोग को ना, ठीक है। ठीक, ऐसा इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखो, इतने को हम लोग बोलते हैं क्या, ध्यान देना ना, आप ध्यान से समझो, ठीक है। तुम्हारे में उतना एमपी नहीं है ये वाला पार्ट, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ध्यान देना। इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान देना ना, यहाँ पास से इसको, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इपिकोटाइल। क्या बोलते हैं, इपिकोटाइल। नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग हाइपोकोटाइल। क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। एक होता है एपिकोटाइल और एक होता है हाइपोकोटाइल। यहाँ तक क्लियर है। ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं प्रांकुर। क्या बोलते हैं, प्रांकुर, प्लूम्यूल, ठीक है ना, प्लूम्यूल। और इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पास को, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हाइपोकोटाइल वाला भाग है ना, इतना भाग, इतना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेडिकल, मूलांकुर। क्या बोलते हैं, मूलांकुर, रेडिकल, मूलांकुर। क्लियर है। अच्छा, पोषण प्रदान करने के लिए जो भ्रूणपोष है, अब इसका वर्ड नाम दे दिया गया कॉटिलिडन। क्या वर्ड दिया गया, कॉटिलिडन। बीजपत्र, क्या नाम दे दिया गया, बीजपत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉटिलिडन, कॉटिलिडन, बीजपत्र। क्या बोला गया, बीजपत्र। चूंकि देखो बीजपत्र का संख्या कितना है, 2, इस कारण इसको बोलते हैं क्या, द्विबीजपत्री बीज। क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं,
ठीक है। तो ये ऊपर वाला एपिकोटाइल, नीचे वाला हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल साइड क्या रहता है आपका रेडिकल, एपिकोटाइल साइड क्या रहता है आपका प्लूम्यूल। प्रांकुर से किसका विकास होता है, सब लोग पढ़े हो, तना का। और इससे किसका विकास होता है आपका जड़ का। क्लियर है, नोट्स में नहीं है, इसको ऐड कर सकते हो। क्लियर है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ठीक है। वैसे आएगा नहीं तुम्हारे में, उतना ज़्यादा आईएमपी नहीं है, 11वीं में आईएमपी था ये वाला, एक बीजपत्री बीज का भ्रूण का संरचना, द्विबीजपत्री का। आपके में यदि आएगा एग्जाम में लिखने के लिए तो यहाँ तक बनाना। क्लियर है, मैं इसी को बस दिखा दिया हूँ आपको, ठीक है ना। ध्यान दो, ये कॉटिलीडन है, 2 ठोक है, ठीक है। ये देखो प्लूम्यूल है, ठीक है। ये आपका क्या है, रेडिकल है, क्या है, रेडिकल। क्लियर है ना, तो उसको कंप्लीट कर लेना। यहाँ तक कंप्लीट समझ आया कि नहीं, ये क्लियर है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं, द्विबीजपत्री बीज की संरचना। किसके बारे में पढ़े हैं, द्विबीजपत्री बीज का संरचना। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, एक बीजपत्री बीज का संरचना, यानी कि एक बीजपत्री बीज में जो भ्रूण का किस तरीके से परिवर्धन होता है। क्लियर है ना, द्विबीजपत्री बीज कैसे बनते हैं इसको देखें। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एक बीजपत्री बीज के बारे में। क्लियर है ना, खासकर घास फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है, चलो देखो क्या, 1 मिनट इसी में ही बना देता हूँ। क्लियर, ठीक, ध्यान से समझना। सेम टू सेम कहानी चलता है ग्लोब्यूलर स्टेज तक। एक बीजपत्री बीज का जब भ्रूण का परिवर्धन देखोगे, एक बीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन, अभी द्विबीजपत्री बीज का परिवर्धन देखें ना, आप किसका देख रहे हैं, एक बीजपत्री बीज का। एक बीजपत्री बीज का परिवर्धन में जो कहानी है पूरा ग्लोब्यूलर स्टेज आने तक का, कौन सा तक का, ग्लोब्यूलर स्टेज तक। सेम टू सेम रहता है किसके जैसे, तुम्हारा द्विबीजपत्री जैसे। किसके जैसे, द्विबीजपत्री बीज जैसे। मतलब क्या होगा, माइक्रोपाइल, ध्यान समझना, माइक्रोपाइल साइड में उपस्थित जो आपका क्या रहता है, जायगोट रहता है। जायगोट कितने सेल में डिवाइड रहता है, 2 सेल में। जो माइक्रोपाइल की ओर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल। जो चलाजा की ओर रहता है उसको क्या बोलते हैं आपका एम्ब्रियोनल सेल। और जो बेसल सेल है सस्पेंसर सेल कहलाता है। अनुप्रस्थ विभाजन होता है और वो आगे ऐसे बढ़ते जाता है, याद आया। और ये नीचे में जो एम्ब्रियोनल सेल है उसमें क्या होगा, विभाजन होगा। सबसे पहला कौन सा स्टेज आता है, ग्लोब्यूलर स्टेज। कौन सा स्टेज आता है, ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर के बाद कौन सा स्टेज आता है, हार्ट शेप। कौन सा आता है, हार्ट शेप। और फिर उसके बाद क्या आता है, मैच्योर। तो ध्यान देना, ये जो ग्लोब्यूलर तक बताया हूँ, ग्लोब्यूलर तक सेम टू सेम रहेगा एक बीजपत्री का भी। क्लियर है ना। अब क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें एक ही कॉटिलीडन बनता है। कितना कॉटिलीडन, एक। ये है तुम्हारा एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये क्या है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस। याद करो, इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस ये बनाया था मैं, ये वाला है पूरा। तो इसमें क्या बना रहा हूँ, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ध्यान देना ना, इसमें हो गया आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस में याद रखना, यहाँ पास एक ही बीज पत्र होता है। कितना बीज पत्र होता है, एक। क्लियर है ना। और ये जो बीज पत्र है इसको हम लोग, ठीक है, कॉटिलीडन ना बोल करके, घास फैमिली में यदि पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो हम लोग कॉटिलीडन ना बोलकर इसको बोलते हैं स्कूटेलम। क्या बोलते हैं, स्कूटेलम, ठीक है, स्कूटेलम। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, स्कूटेलम वर्ड। क्लियर है, एक बीज पत्र है ये। अब ध्यान से समझना, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये ऊपर वाला को ध्यान देना, ऊपर वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रांकुर। क्या बोलते हैं, प्रांकुर। और ये नीचे वाला जो भाग रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मूलांकुर। क्या बोलेंगे, मूलांकुर। प्रांकुर को ऐसा एक स्ट्रक्चर घेरा हुआ रहता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रांकुर चोल, ठीक है। और इसमें भी ऐसा एक स्ट्रक्चर रहेगा जो मूलांकुर को घेरा रहता है, इसको बोलते हैं क्या, मूलांकुर चोल, ठीक है। इसको बोलते हैं रेडिकल, इसको क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल। क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल। इसको जो घेरा हुआ है प्रांकुर चोल, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल। इसको बोलते हैं कोलियोरिजा। क्या बोलते हैं, कोलियोरिजा, ठीक है ना। ये जो प्रांकुर रहेगा इसी से किसका विकास होता है, तना का। और जो मूलांकुर रहता है उसी से किसका विकास होता है, आपका जड़ का। ये पूरा का पूरा ये वाला जो भाग है ना, ये है आपका क्या, एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है ना। अच्छा, इसमें एक लेयर पाया जाता है, ठीक है, चलो उसको छोड़ो, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक बीजपत्री
भ्रूण का संरचना। और इससे पहले वाला जो पढ़े थे वो कौन सा था आपका, द्विबीजपत्री भ्रूण का संरचना। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं, ये क्लियर है, ठीक है। चलो भाई, एक कोलियोप्टाइल का परत पाया गया है, इसमें किसका परत पाया गया है, कोलियोरिजा, रेडिकल रिजा, ठीक है, रेडिकल रिजा, प्लूम्यूल टाइल, क्लियर है ना, ऐसे करके याद रख सकते हो, आर आर और इसमें पी पी, क्लियर है, समझ आया ये, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है जी, भ्रूणपोष किसे कहते हैं, भ्रूणपोष किसे कहते हैं, भ्रूणपोष का परिवर्धन कैसे होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े द्विबीजपत्री भ्रूणपोष का परिवर्धन कैसे होता है, यानी कि द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है और एक बीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है। अब जो नेक्स्ट क्लास में रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बारे में, बीज के संरचना के बारे में और फल के संरचना के बारे में। मिनिमम 40 मिनट और लगेगा इस चैप्टर में, और हम लोग इसके बाद पढ़ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।